हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का 5वां भाग है। तो इस चैप्टर के 5वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं परंपरागत औजार। तो इसे समझने से पहले एक प्रश्नों को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुआई में प्रयोग होने वाले औजार कौन कौन से हैं? तो बुआई में प्रयोग होने वाले औजार परंपरागत औजार तथा सीड ड्रिल हैं। तब समझते हैं परंपरागत औजार। तो लिखा हुआ है, आइए सर्वप्रथम बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले परंपरागत औजार के बारे में जानें। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार के होते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो ये परंपरागत औजार के अंतर्गत आते हैं, जो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। जो इस प्रकार से है, यहाँ पर एक कीप लगाया हुआ है जो बीजों को यहाँ से डाला जाता है, जो और पाइप के द्वारा ऐसे जमीन में चला जाता है। अगला समझेंगे आधुनिक औजार सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसे बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मतलब आधुनिक औजार सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से बीजों की समान दूरी और गहराई बनी रहती है, और इसे बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। आगे समझेंगे सावधानियाँ। पहला पॉइंट है, बुआई के बाद बीज को मिट्टी से ढक देना चाहिए। इसे पक्षियों द्वारा बीजों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। मतलब बुआई के बाद बीज को मिट्टी से ढक देना चाहिए। अगला पॉइंट है, पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकना चाहिए। मतलब अत्यधिक घना नहीं होना चाहिए, अतः बीजों के बीच आवश्यक दूरी होनी चाहिए। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अगर पौधे अधिक घना हो जाता है तो उस पौधे को निकाल करके हटा देना चाहिए। और इसके अलावा बीजों की बुआई कहीं कहीं हाथ से भी की जाती है। मतलब परंपरागत औजार या आधुनिक सीड ड्रिल का जो हम लोग बोने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसके अलावा भी बीज की बुआई कहीं कहीं हाथ से भी की जाती है। और इसके अंतर्गत गीली मिट्टी के ऊपर हाथों द्वारा बीजों को बिखेर दिया जाता है। इस विधि को छिटका बुआई कहते हैं। मतलब हाथों के द्वारा ऐसे बीजों को बिखेर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? छिटका बुआई। अब समझेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो क्रियाकलाप से समझेंगे। क्रियाकलाप 2 में लिखा हुआ है, 2 गमले लीजिए। मतलब 2 गमला ले लेना है। पहले गमले में केवल मिट्टी डालिए, दूसरे गमले में मिट्टी के साथ सूखी गोबर, सड़ी हुई पत्तियां इत्यादि भी डालिए। पहला गमला में केवल मिट्टी डालिए और दूसरे गमले में मिट्टी के साथ साथ में सूखी गोबर और सड़ी हुई पत्तियां इत्यादि भी डालिए। दोनों गमलों में एक एक पौधे लगाइए। दोनों गमले में पौधे लगाइए। दोनों में पानी डालिए तथा दोनों को एक ही स्थान पर रखिए। कुछ दिनों के बाद पौधों की तुलना कीजिए। मतलब पहला गमला और दूसरे गमले के पौधे से तुलना कीजिए। आप क्या पाते हैं? केवल मिट्टी वाले गमले में पौधे की वृद्धि दूसरे गमले के पौधों से कम है। आइए इसका कारण जानने की कोशिश कीजिए। सूखी गोबर, सड़ी हुई पत्तियां पौधों की वृद्धि में सहायक है। मतलब सूखी गोबर, सड़ी हुई पत्तियां पौधे के लिए वृद्धि में सहायक होते हैं। इसीलिए जो पहले गमले की जो पौधे होते हैं वे दूसरे गमले के पौधे से कम वृद्धि हुए हैं। इसके बाद आगे समझेंगे। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, 2 गमले हैं और इस गमले में 2 पौधे लगाए हुए हैं, और एक में है मिट्टी के साथ गोबर, सड़ी पत्तियाँ आदि डाला हुआ है।
तो जो गोबर, सड़ी हुई पत्तियां आदि इसमें डाला हुआ वो पौधे क्या किया हुआ है, वृद्धि किया हुआ है। पहले गमले के तुलना में दूसरे गमले के जो पौधे होते हैं वे वृद्धि किए हुए हैं। तो हमें जाने कि सूखी गोबर, सड़ी हुई पत्तियां पौधे के वृद्धि में मददगार होते हैं। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थ को मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मतलब मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए उस पर कुछ मिलाया जाता है, कुछ पदार्थ मिलाया जाता है, उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान लोग ऐसे अपने खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते रहते हैं, खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता है। ऐसे में मिट्टी में उपस्थित पोषकों का क्या होते हैं, मतलब बार बार इस तरह से खेती करते रहते हैं, एक से दूसरे फसल लगाते रहते हैं और खेत को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में मिट्टी की जो उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वे क्या होते हैं। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मतलब लगातार अगर फसल उगाते रहें तो मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं। इस क्रिया को खाद देना कहते हैं। मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी में खाद तथा उर्वरक जब डालते हैं, प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है तथा मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। खाद की कमी होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब अगर मिट्टी की पोषक तत्वों में कमी हो जाती है तो खाद की कमी होने से पौधे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे समझेंगे। आइए खाद के बारे में विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। लिखा हुआ है, क्या खाद और उर्वरक समान है या इनमें कोई अंतर है। तो लिखा हुआ है, खाद अंग्रेजी में मैन्योर कहते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्ट के अपघटन से होता है। मतलब खाद का निर्माण एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके निर्माण पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से, टूटने से खाद का निर्माण होता है। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव अपशिष्ट पदार्थों को अपघटन करते हैं। किसान एक गड्ढा खोदकर उसमें पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों को डाल देते हैं तथा ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। मतलब किसान एक गड्ढा खोदकर उसमें पौधे तथा जंतुओं के कुछ अपशिष्ट जैसे गोबर ये सब डाल देते हैं तथा ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये अपशिष्ट अपघटित होकर के खाद में बदल जाते हैं। फिर जुताई के समय खाद को मिट्टी में डाल दिया जाता है जिसे यह अच्छी तरह उसमें मिल जाए। यह मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। यह खाद क्या करता है, मिट्टी की पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ भी मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होता है उसको भी वृद्धि करता है। यह मिट्टी को भुरभुरी एवं रंध्र युक्त बनाता है। मतलब यह खाद ऐसे मिट्टी को भुरभुरा और जलधारण क्षमता को भी बढ़ाता है और रंध्रयुक्त भी बनाता है, जिसके कारण गैस का विनिमय आसानी से होता है। खाद के प्रयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। खाद के प्रयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं, लाभदायक सूक्ष्मजीव, वे संख्याएं में वृद्धि होती है। मतलब सूक्ष्मजीव की संख्या में वृद्धि होती है। अगला है उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक किसे कहते हैं, तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि को खेतों तक आसानी से पहुंचाते हैं। जैसे आप देखे होंगे उर्वरक जो दुकान में मिलता है तो उस बोरे में NPK लिखा हुआ होता है, तो वे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है।
तो ये ही क्या है, उर्वरक है। तो ये उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो एक विशेष तत्व होते हैं जो पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है, और ये खेतों तक आसानी से पहुंचाते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास जिसे एनपीके उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि उर्वरक के उदाहरण हैं। इनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, मतलब उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक जल में घुलनशील होता है, मतलब ये उर्वरक जल के साथ ऐसे घुल जाता है, घुलनशील होता है, जिसे यह फसलों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। जैसे फसल की जड़ों के द्वारा ऐसे पौधे की जो जड़ होते हैं ये उर्वरक को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब सोख लेता है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा फसलों में इसका प्रयोग काफ़ी आसान होता है, परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से खेतों की मिट्टी क्षारीय या अम्लीय हो सकती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक उपयोग करते हैं खेतों में तो मिट्टी की क्षारीय या अम्लीय अधिक हो सकती है, मतलब क्षारीय अम्लीय हो सकती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो सकती है। वर्षा जल के साथ घुलकर ये उर्वरक पास स्थित जल स्रोतों में जाकर जल को प्रदूषित करते हैं, और ये वर्षा के जल के साथ घुल करके भी उर्वरक ये जल स्रोत होते हैं जैसे नदी, तालाब, ये सभी को दूषित कर देते हैं, मतलब प्रदूषित कर देते हैं। प्रदूषित जल उपयोग के योग्य नहीं रह पाता, मतलब ये प्रदूषित जल उपयोग योग्य नहीं रह पाता, अतः उर्वरक का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, मतलब सही ढंग से उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, विवेक पूर्ण